इससे पहले अपन ने जो पढ़ा एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस अपन ने शुरू किए थे। सेंटेंस की डेफिनेशन अपन ने देखी, उसकी स्ट्रक्चर अपन ने देखी, इसके बाद उसके टाइप देखे अपन ने, और अपन उसके टाइप पढ़ रहे थे। टाइप्स में अपन ने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था, सिंपल में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो सब टाइप हैं वो पढ़ लिए थे। इसके बाद अपन ने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसके पॉजिटिव और जो नेगेटिव सब टाइप हैं वो पढ़ लिए थे। और WH वर्ड जैसे जितने भी वाई है, हु है, व्हेन है, वेयर है, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है, हाउ है, तो इन सब को अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद अपना जो तीसरा टाइप आता है सेंटेंस का वो आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को अपन ने जब शुरू किया था तब देखा था कि जब अपने पास टाइम कम होता है, समय कम होता है, तब अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में अपन ने देखा था कि अपने लिए दो तीन चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, अपनी वर्ब हो गई, और अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास अपन देखेंगे कि केवल ऑब्जेक्ट और वर्ब से अपन पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो वो अंतर अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है इन्हें अपन कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ये कहलाते हैं आदेशात्मक वाक्य। कौन से? आदेशात्मक वाक्य, या अपन इन्हें कह सकते हैं अनुमोदनात्मक। अनुमोदनात्मक यानी कि ये दो सेंस में यूज किए जा सकते हैं। पहला तो कौन सा है अपना? पहला है अपना ऑर्डर देने के लिए। पहला अपना कौन सा है भाई? ऑर्डर देने के लिए। या तो ये किस सेंस में यूज किए जाएंगे? ऑर्डर देने के सेंस में यूज किए जाएंगे। या फिर ये किस सेंस में यूज किए जाएंगे? तो या फिर ये रिक्वेस्ट के सेंस में यूज किए जाएंगे। अब या तो ऑर्डर दिया जाए या तो रिक्वेस्ट की जाए, दोनों ही सेंस आमने सामने जब सुनने वाला और कहने वाला बैठे हों तभी हो सकता है। तो यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो आमने सामने जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तब यूज़ किया जाता है। दूसरा कि समय जब कम होता है अपने पास तब यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी जब अपन सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन में इसको अपन दो टाइप से बनाते हैं। इसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है इसको अपन दो टाइप से बनाते हैं कि या तो अपन इसके साथ लगाते हैं वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, या तो वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। दूसरा अपन इसे किस टाइप से बनाते हैं? तो अपन इसे बनाते हैं केवल वर्ब के साथ, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर कौन सा हुआ कि वर्ब होगी अपने सेंटेंस में और वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि केवल क्या होगी? वर्ब होगी। तो फिर इसमें सब्जेक्ट नहीं होता क्या? ऑब्जेक्ट नहीं होता क्या? देखिए अपने पास जब सिंपल सेंटेंस था तो सिंपल सेंटेंस में अपने पास सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, तीन चीजें थी। लेकिन यहाँ पे अब जब बात आमने सामने ही हो रही है तो कहने वाले को पता है, सुनने वाले को पता है कि कहा किसको जा रहा है, जो सामने बैठा है उसी को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अपने पास केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और वो अपना अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। और वो सब्जेक्ट अपना कौन सा होता है? यू। वो सब्जेक्ट अपना कौन सा होता है? यू। यानी कि यू अपन लिखेंगे नहीं, यू अपन लिखेंगे नहीं, केवल लिखेंगे क्या? वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यहां पे भी अपन यू लिखेंगे नहीं, केवल क्या लिखेंगे? वर्ब। लेकिन ये जो यू है ये अपना अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड मतलब समझ लिया जाता है कि यू इससे पहले है। आपने कोई भी बात कही जैसे कि गो, तो गो सामने वाला समझ गया कि मुझे जाना है, तो इसका मतलब सामने वाले को ही कहा जा रहा है। तो इससे पहले अपन यू को अंडरस्टूड कर लेते हैं कि यू गो। या कम, अपन किसी को परमिशन देते हैं अंदर आने की तो अपन कहते हैं कम, या किसी को बुलाते हैं तो अपन कहते हैं कम, जबकि इसका मतलब क्या होगा? यू कम। अब सामने वाले को पता है कि मेरे को बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। और अगर अंडरस्टूड है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको लिखते नहीं है, लेकिन ये अपना सेंस देता है, ठीक है। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया यू। ये यू अंडरस्टूड रहेगा, लिखा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, सिर्फ समझा जाएगा। फिर अपनी वर्ब हो गई, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या सिंपल सेंटेंस बन गया क्या? बिल्कुल बन गया, क्योंकि अपने पास सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे अपने पास वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यू है जो कि अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे जो वर्ब है इसके साथ क्या ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्या? देखना,
वर्ब दो टाइप से होती है। जब अपन ऑब्जेक्ट के सेंस में बात करते हैं तो वर्ब जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। एक कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी, एक होगी इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को अपन हिंदी में कहते हैं, इसे कहेंगे अपन सकर्मक क्रिया। इसे क्या कहेंगे अपन? सकर्मक क्रिया। और इसे कहेंगे अपन अकर्मक क्रिया। इसे अपन क्या कहेंगे भाई? अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये अपनी ट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि सकर्मक क्रिया, ये अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है, जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना सेंस पूरा नहीं कर सकती। जैसे मैं लिखूं ईट, मैंने क्या लिखा? ईट। अब ईट अगर मैंने कहा तो ये सवाल बनता है कि व्हाट टू ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। तो ये क्या सामने वाला पूछेगा कि क्या खाना है, तो इसका मतलब ईट के साथ कुछ कोई ना कोई चीज़ हमें बतानी पड़ेगी कि क्या खाना है। तो इसी के सेंस में अपन जो फर्क करते हैं वो कैसे करते हैं? तो अगर कोई भी वर्ब है तो अपन उससे दो सवाल पूछ सकते हैं। एक तो हो गया व्हाट और एक हो गया whom। ये दोनों अपन ने पढ़े हैं क्या? WH वर्ड में अपन ने व्हाट भी पढ़ा है, WH वर्ड में अपन ने whom भी पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है? तो व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या और whom का मतलब हो जाएगा किसको। व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या और whom का मतलब हो जाएगा किसको। तो यहाँ पे अपन जब किसी भी वर्ब से सवाल पूछेंगे, जैसे मान लो मैंने कहा ईट और ईट क्या लगा दिया मैंने? व्हाट। ईट तो खाना है। अब इससे सवाल पूछा गया कि क्या, तो खाना है तो क्या खाना है। ऐसा कोई सवाल जब बनता है जिसका उत्तर जरूरी है तो अपन उसको कौन सी क्रिया कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और यहाँ पे whom यानी कि किसको ऑब्जेक्ट अपन जब यूज करते हैं तो इन दो सवालों को पूछकर यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ड्रिंक, ईट की जगह अपन क्या कह देंगे? जैसे मैंने कह दिया ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब पीना, और पीने के साथ में लगा दिया कि क्या पीना है, तो उत्तर जरूरी है। तो उत्तर जरूरी है तो ये हो जाएगी ट्रांजिटिव, यानी कि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट जरूरी है। या मैंने कह दिया टेक, लेना, तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या लेना है। फिर गिव, देना है तो क्या देना है। ब्रिंग यानी कि लाना है तो क्या लाना है। या मैंने कह दिया कैरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ले जाना। तो फिर क्या ले जाना है या किसको ले जाना है। ब्रिंग क्या लाना है या किसको लाना है। तो जहां इन दोनों सवालों का जवाब अपने को मिल जाए या अपने को लगे कि वर्ब के साथ इन दोनों सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब जरूरी है, तो वो वर्ब कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब ज्ञात मतलब पता करने का ये एक तरीका है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी हो जाता है। तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं या ऐसी जितनी भी वर्ब्स हैं, इनके साथ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है भाई। इनके साथ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आना ही आना है। बिना ऑब्जेक्ट ये जो वर्ब्स हैं ये अपना प्योर सेंस नहीं दे सकती। दूसरी तरफ अपन देखते हैं अकर्मक क्रिया। ऐसी कोई क्रिया जिसके साथ अपन ऐसा कोई सवाल पूछें, व्हाट या whom से कोई सवाल पूछें, क्या या किसको से कोई सवाल पूछें, तो उसका कोई जवाब कंपलसरी नहीं होता। जैसे मैं कहूं लाफ, मैंने क्या कहा? लाफ। लाफ का मतलब हंसना। अब अगर सामने वाला कहे कि लाफ यानी कि हंसो, तो अपन ये थोड़ी पूछेंगे कि क्या हंसो। या मान लो सामने से एक वर्ड आया वीप या क्राई, रो या चिल्लाओ, तो अपन ये थोड़ी पूछेंगे कि क्या रो या क्या चिल्लाओ। या हो गया स्लीप, या क्या हो गया? स्लीप यानी कि सोना, सिट यानी कि बैठना, स्टैंड यानी कि खड़ा होना। तो सिट डाउन हो गया, स्टैंड अप हो गया। तो ये जो वर्ब्स हैं इनमें अपने को व्हाट और whom का आंसर नहीं मिलता। जैसे लाफ, हंसो, अब मैं कह दूं कि व्हाट, लाफ और व्हाट यानी कि हंसो, और मैंने सवाल पूछा कि क्या हंसो, तो कोई सेंसिबल आंसर नहीं बनता। यहाँ पे वीप है यानी कि रोवो, और मैंने सवाल पूछ लिया क्या रोवो, तो कोई सेंसिबल आंसर नहीं बनता। लेकिन यही सवाल जब मैं यहाँ पूछता हूँ ईट यानी कि खाओ, तो सामने वाला पूछेगा कि क्या खाओ, और अपने को बताना पड़ेगा।
तो यानी कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होता है, लेकिन ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। इनके साथ जो ऑब्जेक्ट अपना वो कंपलसरी नहीं होता है, बल्कि आता ही नहीं है। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ अपन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी, और ऐसी वर्ब्स जिनके साथ अपन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं वो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। इतना अपने को समझ में आ रहा है? बस अब अपन चलते हैं अपने वापस से इंपेरेटिव सेंटेंस में। अपन ने दो तरीके की जो है फॉर्मेशन देखी है। पहली अपनी वर्ब और इसके साथ ऑब्जेक्ट, और दूसरी है केवल वर्ब। मतलब ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी है उनके साथ अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है जैसे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो इनके साथ अपन ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ये प्योर वर्ब यानी कि केवल एक वर्ड ही पूरा का पूरा अपने आप में सेंस दे सकता है, तो ये एक वर्ड ही अपने आप में पूरा का पूरा सेंस देगा और वही पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगी। अपन एक दो एग्जाम्पल बना के देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं ईट अ मैंगो, मैंने लिखा ईट अ मैंगो यानी कि एक आम खाओ। अब अगर मान लो मैं ईट के आगे अ मैंगो न लिखूं तो फिर ईट का पूरा सेंस निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा। और अगर ईट का पूरा सेंस नहीं निकलेगा तो यानी कि इसके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी है, और ऑब्जेक्ट जरूरी है तो अपन इसके साथ क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरा अपन मान लो लिख लेते हैं, अपन कहते हैं ब्रिंग यानी कि लाओ। अब ब्रिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ब्रिंग को अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर कंप्लीट करेंगे तो अपन ने इसके साथ लगा दिया अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास लाओ। तो लाओ यहां अपन ने रख दिया लाओ, अपनी वर्ब हो गई, और वर्ब के साथ अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर मान लो मैं अ ग्लास ऑफ वाटर ना लिखूं तो ब्रिंग अपने आप में पूरा सेंस नहीं दे सकता, केवल लाओ। तो सामने वाला पूछेगा तो सही कि क्या लाओ, तो फिर अपने को बताना पड़ेगा अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यानी कि ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट कंपलसरी है उनके साथ अपन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है उनके साथ अपन ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। यहां देखना, जैसे मान लो कोई कमांडर अपने सोल्जर्स से कह रहा है फायर। क्या कह रहा है भाई? फायर। अपन दूसरी जो अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन है उसका एग्जांपल देख रहे हैं, और मान लो कि कमांडर अपने सोल्जर से क्या कह रहा है? फायर। तो सोल्जर वापस थोड़ी पूछेगा कि क्या फायर, क्योंकि उसे पता है फायर का मतलब क्या होता है। फायर का मतलब क्या होता है? फायर का मतलब होता है गोली चलाना। फायर का मतलब क्या होता है? गोली चलाना। और अगर मान लो एक कमांडर ने कह दिया कि फायर, तो सुनने वाले को समझ में आ गया कि क्या करना है? गोली चलाना है, बात खत्म। तो यानी कि ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अपना सेंस अपने आप में कंप्लीट रखती है, इन्हें किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। मान लो मैंने कहा लाफ, हंसो। मैंने कहा लाफ यानी कि हंसो, तो सामने वाला ये नहीं पूछेगा कि क्या हंसो, क्योंकि उसे पता है हंसना क्या है। तो लाफ अपने आप में कंप्लीट है, इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो इसके साथ अपन कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपने इंपेरेटिव सेंटेंस रहे। लेकिन बात यह है कि अगर पॉजिटिव तरीके से ये सेंटेंस बनाए जा सकते हैं तो क्या नेगेटिव तरीके से भी बनाए जा सकते हैं क्या? हाँ जी, जैसे अपन ने लिखा ईट अ मैंगो, एक आम खाओ, तो अपन किसी को मना भी तो कर सकते हैं कि आम मत खाना। या मान लो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं किसी को मना भी तो कर सकता हूँ कि पानी का गिलास मत लाना। या मान लो फायर, तो अपन ये भी तो ऑर्डर दे सकते हैं कि गोली मत चलाना, क्योंकि फायर का मतलब तो क्या हो गया? गोली चलाना। और ये हो गया लाफ यानी कि हंसो। अपन कहते हैं कि नहीं क्लास में कि मत हंसो, तो उसको अपन मना भी तो कर सकते हैं। तो ये तो एक फॉर्मेशन है किसकी? पॉजिटिव सेंटेंस की। अपन जब नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो उसमें क्या करेंगे? देखो एक बार ये देखना, फायर के दो तीन मतलब होते हैं। एक हो गया गोली चलाना, और ये हो गया वर्बल सेंस। कौन सा? वर्बल सेंस, यानी कि ये एक वर्ब है गोली चलाना, और ये एक नाउन सेंस भी होता है। और फायर का मतलब क्या होता है भाई? आग। फायर का मतलब क्या होता है? आग। तो अपन ऐसे जो वर्ब्स हैं, यानी कि ऐसा कोई वर्ड जो वर्ब भी है, जो नाउन भी है, तो वो अपने आप में पूरा सेंटेंस भी हो जाएगा। यानी कि फायर अपने आप में वर्ब भी है, नाउन भी है, और सेंटेंस तो अपने को दिख ही रहा है कि फायर से पहले अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। फायर के बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरीके से फायर अपने आप में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा।
यहाँ पे लाफ क्या हो जाएगा, अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा। यू अपन लिखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है नहीं, तो केवल वर्ब बची और वर्ब के साथ अपन पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करी जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में अपन ने सिंपल सेंटेंस में देखा था कि एक तो हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी हो जाती है, एक नेगेटिव वर्ड कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, बेसिकली तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक नेगेटिव वर्ड। और यहाँ पे जो अपन यूज करते हैं वो करते हैं हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव वर्ड यानी कि नोट, उन दोनों की कंट्रास्ट फॉर्म। कंट्रास्ट फॉर्म बोलते हैं मिली हुई फॉर्म, यानी कि अपन उसको एक्सटेंड तरीके से नहीं लिखते, पूरा फैलाकर नहीं लिखते। जैसे अपन लिखते हैं ना, आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो आई डू और नॉट की जगह अपन दोनों को मिलाकर लिखेंगे। लिखेंगे क्या क्या, ये अपन आगे देखते हैं। तो ये अपने पॉजिटिव तरीके से बनाए हुए इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। और अब अपन देखेंगे नेगेटिव तरीके से बनाए हुए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है भाई, तो देखना अपन चलते हैं कंट्रास्ट फॉर्म की ओर। और कंट्रास्ट फॉर्म की अपन बात करें तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स अपने पास हैं उन सभी के अपन पहले क्या बनाएंगे, कंट्रास्ट फॉर्म बनाएंगे, फिर उनसे अपन क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस अपन दोनों तरीके से बनाएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट से बन रहा है उसको ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, जो विदाउट ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको विदाउट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे किसके साथ, कंट्रास्ट फॉर्म के साथ। तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन हेल्पिंग वर्ब्स को अपन देखते हैं। यहां पे देखना अपने पास क्या है, डू। अपने पास क्या है, डू, और इसके साथ लगा दिया अपन ने नोट। तो ये डू नोट नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है डोंट। ये क्या लिखा जाएगा भाई, डोंट लिखा जाएगा। डू पूरा है, एन और टी के ऊपर छोटा सा कॉमा, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना डोंट। यहां पे डजंट, अगर डू है तो डज होगा, और डज के साथ नोट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डजंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई, डजंट बन जाएगा। तो ये बन गया अपना डजंट। अपन चलें आगे, जैसे इज, एम हो गया अपना, आर हो गया अपना, हेज हो गया अपना, हेव हो गया अपना, डिड हो गया अपना, वाज हो गया, वर हो गया, हेड हो गया। फिर अपने मॉडल्स आ जाते हैं, तो मॉडल्स में अपना विल हो गया, शेल हो गया, वुड हो गया, और जितने भी बच गए ना अपने, वो सारे अपन सिर्फ बना के देखेंगे कि बनेंगे क्या क्या। यहाँ पे देखना अपन ने अपनी हेल्पिंग वर्ब पूरी लिखी है और इसके साथ लिखा है एन और टी। नोट पूरा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको अपन ने लिखा, इसके साथ लगा दिया ये, तो ये नोट अपने यहाँ पे सभी जगह लग जाएगा। और इसको लिखेंगे अपन, ये हो गया अपना इजेंट। नोट अपन सभी के साथ लगा रहे हैं, तो ये हो गया इजेंट। एम का ध्यान रखना भाई, एम का एमंट नहीं बनता, एम का क्या बनता है, आरंट बनता है। आर का भी क्या बनता है, आरंट बनता है। हेज का क्या बनता है, हेजेंट बनता है। हेव का क्या बनता है, हेवंट बनता है। डिड का क्या बनता है, डिडंट बनता है। वाज का वाजंट, और वर का वरंट। हेड का हेडंट। तो आप ये एक ध्यान रखना कि एम का जो है एमंट न बन के क्या बनेगा, आरंट बनेगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बन रहे हैं वैसे ही बनेंगे। इनके साथ अपन लगाते हैं नोट, तो ये लो भाई, इनके साथ अपन ने लगा दिया नोट, और ये लो, इनके साथ सबके साथ अपन ने नोट लगा दिया। अब अपन विल का देखते हैं, तो विल का थोड़ा सा ध्यान देना कि विल का विलंट न बन के क्या बनेगा, वोंट बनेगा। विल का क्या बनेगा, वोंट बनेगा। शेल का क्या बनेगा, शेलंट न बन के क्या बनेगा, शंट बनेगा। ठीक है, यहां पे देखना वुड का वुडंट बनेगा, शुड का शुडंट बनेगा,
मे का मेंट बनेगा, माइट का माइटेंट बनेगा, कैन का कांट बनेगा और कुड का कुडंट बनेगा। कुड का क्या बन जाएगा भाई? कुडंट बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से अपन आगे वाला सेम रखेंगे, कुछ कुछ में डिफरेंस आता है, जैसे विल का आ गया, वॉन्ट का आ गया और यहाँ पे एम का आ गया। तो इनके अलावा बाकी जितने भी बनते हैं उनमें केवल अपन एन और टी और उनके साथ एक कोमा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा और इनको अपन पूरा एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो अपन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किसमें? इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के साथ अपन क्या करेंगे कि कंट्रास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, न कि फुल फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो फुल फॉर्म का यूज़ करने की बजाय अपन किसका यूज़ करेंगे? कंट्रास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो कंट्रास्ट फॉर्म में अपन एक बार बना के देखते हैं, आप इनको एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार बना के देखते हैं, मैं मिटा देता हूं उनको। जैसे अपन बना रहे हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस में अपन ने लिखा डोंट वेस्ट माई टाइम। अपन ने क्या लिखा भाई? डोंट वेस्ट माई टाइम। अगर मान लो अपन इसे पॉजिटिव तरीके से बनाते तो क्या बनाते? वेस्ट माई टाइम। और अपन इसे नेगेटिव तरीके से बना रहे तो क्या बना रहे हैं? डोंट वेस्ट माई टाइम। अब इससे पहले जो सब्जेक्ट है अपना, वो सब्जेक्ट अपना सेम है। सब्जेक्ट अपन ने क्या लिया था? यू लिया था। यू अपना सेम है, अंडरस्टूड रहेगा, लिखा नहीं जाएगा, ना बोला जाएगा। ठीक है, तो यू लिखा और बोला नहीं जाता, सेम रहता है, अंडरस्टूड रहता है। बाकी आगे बचा डू और नोट, तो अपन ने क्या लिख दिया? डोंट, क्योंकि अपन ने इसकी कंट्रास्ट फॉर्म क्या बनाई थी? डोंट बनाई थी। और आगे अपना वेस्ट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ अपना ऑब्जेक्ट। वेस्ट यानी कि बर्बाद करना, तो सामने वाला पूछेगा कि क्या बर्बाद करना, तो अपन कहेंगे कि मेरा समय। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। तो इस तरीके से, या मान लो मैं कहूँ डोंट मेक अ नॉइज, यानी कि आवाज मत करो। या मैं कहूं डोंट लाफ, तो ये सभी जो है वो कंट्रास्ट फॉर्म के साथ बनाए जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव तरीके से केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट है चाहिए तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में तो अपना कंट्रास्ट फॉर्म हो जाएगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब और नोट के सहयोग से बनेगा। इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। जैसे इन दोनों में अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए था तो अपन ने ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन इसमें अपने को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो अपन ने नहीं लगाया। ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कंट्रास्ट फॉर्म के साथ अपन इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस अपना तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट अपना जो है वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चौथा पार्ट अपना कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अपन करते हैं एक्सक्लेम, यानी कि आश्चर्य से। एक वर्ड होता है एक्सक्लेम, क्या होता है? एक्सक्लेम। तो एक्सक्लेम एक वर्ब है और इसका मतलब होता है आश्चर्य करना। क्या मतलब हो जाता है इसका? आश्चर्य करना, यानी कि अचंभा करना। यहां पे हो जाएगा एक और वर्ड आता है एक्सक्लेमेशन। थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां पे एक्सक्लेम में जब अपन लिखते हैं तो CLAIM आता है, लेकिन यहां पे CLAM डायरेक्टली यहां पे आई नहीं आता। तो ये हो जाता है अपना नाउन। और एक्सक्लेमेशन अपन किसे कहते हैं? आश्चर्य को कहते हैं। यानी कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं? आश्चर्यात्मक। किस तरीके के सेंटेंसेस है भाई? आश्चर्यात्मक। यानी कि अपना आश्चर्य या अपना अचंभा या अपना कोई रिएक्शन देने के लिए अपन इसे काम में लेते हैं। अब इसमें अपन दो चीजें काम में लेते हैं। एक तो है अपना एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अपन क्या करेंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन काम में लेंगे। और एक्सक्लेमेटरी साइन किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा ये एक ड्रॉप जैसा, ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, तो ये एक ऐसा ड्रॉप जैसा जो साइन है इसे अपन कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, और इसी के साथ अपन यूज करते हैं इसमें इंटरजेक्शन वर्ड्स।
अब इंटरजेक्शन वर्ड्स अपन कई तरीके के यूज़ करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो अपन पढ़ते आए हैं अभी तक वो पहला है हुर्रा। हुर्रा है, या अपन कहते हैं वाव। तो ये जो वर्ड है ये अपन यूज़ करते हैं हैप्पीनेस यानी कि खुशी के मौके पर। ठीक है जी, हैप्पीनेस यानी कि खुशी के मौके पर। या मान लो अपन ने वर्ड यूज़ किया ओह, एक वर्ड क्या आया ओह, तो ओ जब अपन यूज़ करते हैं, या एक वर्ड अपन ने पहले भी यूज़ किया था और काफ़ी ट्रेंड में रहा ये वर्ड मोए मोए, तो हो सकता है इसको भी एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में पढ़ा जाए। तो ये भी ओह के साथ किस सेंस में काम में आता है, शोरो या दुख को दिखाने के लिए काम में आता है। या जैसे मान लो वुहू, ये हो गया, वुहू। तो वुहू कोई वर्ड नहीं है, लेकिन एक अपने रिएक्शंस को बताने के लिए अपन ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो वास्तव में डिक्शनरी में है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ अपने रिएक्शंस को दिखाने के लिए अपन इनको जो है काम में लेते हैं। ये हो गया इंजॉय के लिए। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड बोलते हैं। अपलाउड हो गया, अपलाउड, तो ये किसी की प्रशंसा यानी कि प्रेज के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए, प्रेज, यानी कि किसी की प्रशंसा करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनको अपन अपने रिएक्शंस दिखाने के लिए काम में लेते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। तो इंटरजेक्शन वर्ड्स का आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनके साथ अपन यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। और अब इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसके जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो अपन ने देख लिए। एक तो हो गया अपना एक्सक्लेमेटरी साइन जो कि ड्रॉप के जैसा होगा, और एक हो गया अपना इंटरजेक्शन वर्ड्स जो अलग अलग सेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे हैप्पीनेस में हुर्रा या वाव, शोरो में ओह या मोए मोए पर लिख सकते हैं, इंजॉय में वूहू, और प्रेज के लिए अपलाउड। अपलाउड का मतलब एक ताली बजाना भी होता है, तो ताली बजाकर किसी को प्रेज करना यानी कि किसी की प्रशंसा करना। तो इनके सेंटेंस फॉर्मेशन में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने जो पढ़े थे सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस ही इसमें काम में लिए जाते हैं। बेसिकली इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि अपन इसमें जो लिखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, वो लिखते हैं सबसे पहले इंटरजेक्शन वर्ड्स। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भाई, इंटरजेक्शन वर्ड्स हो गया। फिर हो जाएगा अपना एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है भाई। और एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद आ जाएगा अपना सिंपल सेंटेंस। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि सबसे पहले अपने को जो भी अपना सेंटेंस में अपना जो भी सेंस है वो अपन उसके अकॉर्डिंग इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करेंगे और अपना जो भी सेंस है या जो भी सेंटेंस है वो अपन लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे अपन सेंटेंस बना के देखते हैं, वाव we have won the match। वाव वी हैव वॉन द मैच, कि अरे वाह हम मैच जीत गए। तो ये एक खुशी का मौका है, तो खुशी का मौका तो अपन ने कई वर्ड यूज़ किया वाव। या मान लो मैच हार जाए तो ओह, अपन क्या लिखेंगे, वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। अगर खुशी का मौका है तो वाव वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दुख का मौका है तो ओह वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप इंटरजेक्शन वर्ड्स का ध्यान रखेंगे। इंटरजेक्शन वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। या इसी में अपन लिख सकते हैं, मान लो वूहू, आई क्लियर्ड, या आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम। तो एंजॉयमेंट का मौका है। या मान लो वूहू, वी enjoyed द पार्टी, कि पार्टी में क्या आ गया, मजा आ गया। वो पार्टी में मजा आ गया।
तो ये अपन कहेंगे वो वी इंजॉयड द पार्टी, या वो आई हैव क्लियर द एग्जाम, या अगर दुख का मौका है तो ओह वी लॉस्ट द मैच, अरे यार मैच हार गए, या मान लो ओह वाह वी हैव वॉन द मैच, अरे वाह हमने क्या किया, मैच जीत गए। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं ये अपने को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। सिंपल सी इनकी जो फॉर्मेशन है वो अपने यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अपना इंटरजेक्शन वर्ड आ जाएगा, इसके बाद अपना एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा, फिर आपका जो भी सिंपल सेंटेंस है वो आप डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपल सेंटेंस के साथ ही अपन ऐसे वर्ड्स को बनाते हैं, और सिंपल सेंटेंस के जो सेंस है उसमें उसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज़। बस आप इंटरजेक्शन वर्ड्स को सेडन से यूज़ कीजिए, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है और इसके बाद है सिंपल सेंटेंस, तो आसानी से जो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना जो पांचवा आता है वो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में थोड़ा सा अंतर है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अपन करते हैं अपने रिएक्शंस को व्यक्त, अपन अपने रिएक्शंस दिखाते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इसमें अपन अपने एक्शंस दिखाते हैं, यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं किस तरीके से बाहर आती हैं अपन वो दिखाते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को अपन क्या कह सकते हैं, इनको अपन दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो अपन यूज कर सकते हैं ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद के सेंस में, आशीर्वाद के सेंस में, या अपन यूज कर सकते हैं कर्सेस, यानी कि श्राप के सेंस में। श्राप होता है तो श्राप के सेंस में यूज कर सकते हैं। तो या तो किसी को आशीर्वाद देने के सेंस में या फिर किसी को श्राप देने के सेंस में अपन यूज कर सकते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंस में अपन ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अपन ने पहले अपने रिएक्शंस दे दिए, अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शंस देने का मौका है। तो यानी इसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कोई फिक्स सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है। आशीर्वाद देना चाहता है अगला, या श्राप देना चाहता है, या किसी को नॉर्मली किसी को विश करना चाहता है, तो उसके सेंस में अपन अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप की जो है सेंटेंस फॉर्मेशन यूज करते हैं। यहाँ पे देखना, पहले जो सेंटेंस फॉर्मेशन अपन यूज करते हैं वो मे के साथ यूज करते हैं, यानी कि मे और अपना सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले मे और इसके बाद क्या है अपना सिंपल सेंटेंस। तो ये नॉर्मली अपन किसी को ब्लेसिंग्स के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर इसको किसके लिए यूज करेंगे अपन, तो अपन यूज करेंगे इसको ब्लेसिंग्स के लिए, यानी कि आशीर्वाद देने के लिए। क्या करेंगे, सबसे पहले मे लिखेंगे, इसके बाद अपना जो है सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। जैसे अपन किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं कि भाई लंबा जियो, तो अपन क्या कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। यहां पे ध्यान देना कि मैं अपन ने परमिशन लेने के लिए यूज नहीं किया है, मैं अपन ने यूज किया है किसके लिए, आशीर्वाद देने के लिए। या दूसरा सेंटेंस अपन ले सकते हैं यहां पे, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अपने बर्थडे पर या ज़्यादातर ऐसे आते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो कि ईश्वर आपको जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करें, या मान लो आप लंबा जियो। तो ये जो आशीर्वाद टाइप की जो सेंटेंसेस हैं उन्हें अपन ज़्यादा किसके साथ बनाते हैं, मे के साथ। अच्छा, ये तो हो गया जब अपन आशीर्वाद देते हैं। तो अपनी जो एक्शंस हैं यानी कि जो भावनाएं हैं किसी पर व्यक्त करते हैं ये थोड़ी सी ठंडी रहती हैं, लेकिन जब किसी को श्राप दिया जाता है या किसी को गाली दी जाती है तो अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रखर तरीके से सामने आती है। तो इसमें जब अपन सेंटेंस यूज़ करेंगे, प्रखर रूप से अपन जब सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो अपन सबसे पहले यूज़ करेंगे अपना सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले अपना सिंपल सेंटेंस, और इसके साथ अपन एक चीज़ लगाएंगे और वो क्या होगा, अपना एक्सक्लेमेटरी साइन। वो क्या हो जाएगा, अपना एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि जहां अपन डॉट यूज करते थे लास्ट में वहां अपन क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाड़ में जाओ, आशीर्वाद देते हैं तो भाई लंबा जियो, और श्राप देंगे तो क्या कहेंगे कि भाड़ में जाओ, तो अपन कहेंगे गो टू हेल, और इसके बाद में ये हो गया। अब यहाँ पे ये एक्सक्लेम करने के लिए नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बना यहाँ पे, एक्सक्लेम करने के लिए नहीं है, ये है श्राप देने के लिए। यानी कि किसी को गाली दी जाती है या श्राप दिया जाता है तो भावनाएं प्रखर रूप से सामने आती है, और प्रखर रूप से सामने आती है तो फिर शब्दों का खेल नहीं चलता, उसके सीधे शब्दों का अपने को सामना करना पड़ता है। या
गो टू डाई, कि जाओ मरो कहीं पे, तो भाड़ में जाओ या जाओ मरो कहीं पे, तो सामने वाला परेशान होकर कहेगा, तो परेशान होने के बाद आदमी शब्दों के खेल नहीं खेलता, उसके बाद वो डायरेक्ट कहता है और डायरेक्ट सामने वाले को सुना देता है। या अपन किसी को नॉर्मली कोई सेंटेंस कहते हैं या किसी को विश करते हैं, तो अपन उसके लिए सिंपल सा सेंटेंस यूज़ करते हैं। उसमें अपन क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस। लेकिन सिंपल सेंटेंस में आप ये मत समझना कि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस ही है, इसमें आप देखना कि सेंस कैसा है। अपन एग्जांपल लिख रहे हैं कि आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ये अपन अपने एक्शंस दे रहे हैं, सामान्य तरीके से दे रहे हैं। यहाँ अपन ने आशीर्वाद दिया था, यहाँ अपन ने श्राप दिया है, या गाली भी दी जाती है, तो उसमें भी कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो अपन अपने एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, एक्शंस के लिए, अपन अपने एक्शंस दिखाने के लिए यूज़ करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो 2-3 टाइप से बन सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की भावना कैसी है। अगर सामने वाला आराम से किसी को आशीर्वाद दे रहा है तो वो सबसे पहले मैं का यूज़ करेगा प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले मैं, इसके बाद अपना सिंपल सेंटेंस। अगर वो किसी को श्राप दे रहा है या किसी को गाली दे रहा है तो फिर वो शब्दों के खेल नहीं खेलेगा, फिर वो डायरेक्ट सुना देगा। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे सिंपल सेंटेंस और इसके साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन। या मान लो किसी को अपन आराम से और विश कर रहे हैं तो अपन उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में करेंगे, लेकिन सेंटेंस ही सिंपल होगा, सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। जब अपन इसका देखेंगे कि भाव कैसा है, तो भाव किसी को विश करने का है, हम अपनी भावनाएं या जो अपने एक्शंस जो है, अपने शब्दों का जो एक्शंस है वो उस पर ले रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में अपन ऑपरेटिव सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी और जो है ऑपरेटिव सेंटेंस दोनों में सिंपल सेंटेंस ही यूज किया जाता है। दोनों में क्या सेंटेंस यूज किया जाएगा, सिंपल सेंटेंस यूज किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, इसके साथ एक्सक्लेमेटरी अपन यूज कर सकते हैं। या मान लो केवल इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी अपन बना सकते हैं कि विश यू द हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, न्यू ईयर, कि आपको सबसे बढ़िया साल मुबारक हो। तो यहाँ पे अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस शुरू किया है, और विश यानी कि मुबारक हो, क्या मुबारक हो, तो सबसे बढ़िया साल अब तक का आपको मुबारक हो। तो ये अपन इंपेरेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भाव कैसा है, किसी को विश करने का है, तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस के साथ अपन अगर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करते हैं, और भाव है किसी को श्राप देने का या गाली देने का, तो ये हो जाएगा अपना सिंपल सेंटेंस के साथ एक्सक्लेमेटरी, और ऑपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। या किसी को आशीर्वाद देना है तो मैं और मैं के साथ अपना जो है सिंपल सेंटेंस अपन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो सेंटेंस अपने यहाँ पे पूरे होते हैं। सेंटेंस अपन ने शुरू किया था, इसके बाद 5 टाइप जो है सेंटेंस के अपन ने पढ़े। पहला सिंपल, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, और 5वां जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस अपन ने पढ़ा। तो यहाँ तक आप क्लियर कीजिए, इसके बाद अपन अपना बेसिक शुरू करेंगे। और बेसिक में अपन एक एक चीज़ देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या क्या वर्ड्स अपने सब्जेक्ट हो सकते हैं, फिर वर्ब क्या होता है, कौन कौन से वर्ब्स जो है किस किस टाइप के होते हैं, या ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट अपन यूज़ करते हैं। तो ये सारे वर्ड अपन देखेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। जय हिंद।